हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी स्टैंडर्ड 11th का। ठीक है गाइस, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था वेरी बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरी बेसिक थिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वेरी बेसिक थिंग रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। सारे के सारे बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखे थे कि एटम कैसे क्या आया है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या फोर्स होता है, सोलर सिस्टम का उसके साथ क्या कोरिलेशन है। उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड, जो था आपका आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है, न्यूक्लियर आइसोमर्स, मिरर न्यूक्लियाई और उसी के साथ साथ आइसोटोन्स। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से देखी थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे और बढ़िया तरीके से उनको देखा था। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड। और ये जो क्लासिफिकेशन है आपका, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्लासिफिकेशन किया गया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के भरोसे पर, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बेसिस पर आपका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका स्टेबल न्यूक्लाइड। अगर एक है स्टेबल तो दूसरा क्या रहेगा भाई? आप लोग ही मुझे बता दो। स्टेबल का उल्टा क्या होता है? अनस्टेबल। तो सेकंड आपका क्या रहेगा? सेकंड आपका रहेगा अनस्टेबल न्यूक्लाइड। और जो न्यूक्लाइड आपके अनस्टेबल होते हैं उन्हीं को आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड भी बोलते हो। दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड क्या है? रेडियो नाम सुना है भाई, वो जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, तो पहले के ज़माने के लोग उसको रेडियो बोलते थे, ये आप लोगों ने सुना होगा। एक्टिव मतलब हम लोग एक्टिव है जैसे वो, लेकिन ये गलती से भी वो रेडियो एक्टिव मत समझना भाई, ये टर्म कम्प्लीटली डिफरेंट है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये टर्म क्या है? ये सब हम लोग पढ़ने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपका न्यूक्लाइड है उसका मैंने क्लासिफिकेशन किया है और ये क्लासिफिकेशन आपका किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इसमें टोटल दो पार्ट्स आते हैं। पहला होता है आपका स्टेबल न्यूक्लाइड, और आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से पता है भाई कि स्टेबल का उल्टा ही क्या होता है? अनस्टेबल। तो अगर एक है स्टेबल तो दूसरा क्या रहेगा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल को ही आप क्या बोलते हो? रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। चलिए देखते हैं अब स्टेबल न्यूक्लाइड क्या है और अनस्टेबल न्यूक्लाइड क्या होता है। चलिए देखते हैं, ठीक है भाई। द न्यूक्लाइड इन विच the number of electrons and location of nuclei changes are called as stable nuclide। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है, वो मैं समझा के देती हूँ। एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लाइड क्या होता है। द न्यूक्लाइड विच अंडरगोज स्पॉन्टेनियस केमिकल डीके टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियाई is called as unstable or radioactive nuclide। अब ज़रा ध्यान देना भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये डेफिनेशन बुक में दिया है, बट बुक में जो डेफिनेशन है बड़ा घुमा फिरा तरीके से दे रखा है। उन्होंने सिस्टमेटिकली बताया नहीं कि एक्चुअली क्या होता है। अगर वो सिस्टमेटिक लिख के नहीं देंगे तो आप सिस्टमेटिक समझोगे कैसे? तो आपको बुक से डेफिनेशन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
ये डेफिनेशन स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किए उस डेटा को देख के जो कि बुक में बढ़िया तरीके से नहीं दिया था, काफ़ी फ्रेगमेंटेड फॉर्म में दिया हुआ था। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के टाइप्स को पढ़ते हो तो हमेशा उसको क्लासिफिकेशन के फॉर्म में लिखो और तब पढ़ो, क्योंकि तब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करके पढ़ते हो। और कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा ईजियर होती है एज़ कम्पेयर टू थेरोटिकल स्टडी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टेबल न्यूक्लाइड। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये स्टेबल मतलब क्या है। स्टेबल मतलब ऐसा न्यूक्लाइड जिसमें स्पॉन्टेनियस डीके नहीं होता है, जो टूटता नहीं है। ठीक है, याद क्या रखोगे आप लोग, एक ऐसा न्यूक्लाइड जो टूटता नहीं है, जो डिसोसिएट नहीं होता है, वो जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, टूटता नहीं है। देखो भाई सोचो, सपोज मैंने दो टाइप की बिल्डिंग ली, एक है ये छोटी सी झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी है, ठीक है, और ये है एक बड़ी सी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया वाली बिल्डिंग है भाई, ये बहुत बढ़िया वाली बिल्डिंग है ये। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर बहुत खतरनाक बारिश आई, बहुत खतरनाक बारिश आई, बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो कौन सी बिल्डिंग सबसे पहले टूटेगी, ये वाली टूटेगी या ये हट टूटेगा जो झोपड़ी का है बिल्कुल इस तरीके से, कौन सबसे पहले टूटेगा? सबसे पहले ये आपका जो है ये टूट जाएगा, बट ये जो है ये नहीं टूटेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखे होंगे ना आप लोगों ने, फ्लैट सिस्टम्स वगैरह होती है, वो कभी नहीं टूटती। लेकिन अगर छोटी सी झोपड़ी है जिसके ऊपर में टीन वगैरह डाला हुआ तो बहुत अगर ज़ोर ज़ोर से बारिश आई तो वो टूटने के 100% चांस है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो बिल्डिंग है ये कहीं ना कहीं स्टेबल है। आप कितना भी इसके ऊपर ये करेंगे, कितनी भी बारिश आएंगी, कितने भी बादल गरजेंगे, कितनी भी लाइटनिंग कंडीशन होंगी, कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग स्टेबल रहेगी, ये टूटने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है। तो ये हुई आपकी स्टेबल बिल्डिंग। बिल्कुल उसी तरीके से भाई हमारे स्टेबल न्यूक्लाइड होते हैं। स्टेबल न्यूक्लाइड मतलब क्या, एक ऐसे न्यूक्लाइड जो किसी भी हालत में किसी भी हालत में टूटते नहीं हैं, किसी भी हालत में वो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, इसलिए उनका नाम क्या है, स्टेबल न्यूक्लाइड। ठीक है, पहले एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ आपको मैं, फिर उसके बाद में आता है अनस्टेबल न्यूक्लाइड। अगर मैं इस झोपड़ी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा बिजली कड़केगी, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होगी, क्या क्या नहीं होगा भाई, क्या क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। ये जो झोपड़ी है ये तो बेचारी टूट जाएगी, खल्लास हो जाएगी, खल्लास टूट जाएगी ये झोपड़ी। ठीक है, मतलब ये जो झोपड़ी है, ये जो आपका हट है, ये कैसा है, ये अनस्टेबल नेचर का है भाई, अनस्टेबल, इसीलिए तो वो टूट गया ना। समझे या नहीं समझे? तो इसी तरीके से भाई हमारे अनस्टेबल न्यूक्लाइड होते हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लाइड जिसमें डीके होता है। डीके का मतलब ही क्या होता है, टूटना। डीके का मतलब ही होता है टूटना, डिकम्पोज होना, डिसोसिएट होना। तो ऐसे न्यूक्लाइड जो टूट जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो डीके हो जाते हैं, ठीक है, और उनसे नए नए न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लाइड को आप अनस्टेबल बोलते हो। इसको अनस्टेबल क्यों बोला, क्योंकि ये डीके हो जा रहे, टूट जा रहे, डिसोसिएट हो जा रहे, इसलिए वो अनस्टेबल है। स्टेबल नहीं है इसलिए तो टूट रहे भाई। समझे या नहीं समझे? अब जो आपका स्टेबल न्यूक्लाइड होता है, स्टेबल न्यूक्लाइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और जो भी आपका लोकेशन होता है न्यूक्लियस का, बस वही चेंज होते रहता है। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, और जो भी आपका लोकेशन रहता है न्यूक्लियर का, बस वो चेंज होता है। कभी न्यूक्लियर इधर था, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, वो अंदर के अंदर में होते रहता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। इसीलिए वो न्यूक्लियर कैसे स्टेबल है, डीके नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबल है, स्टेबल इस बिल्डिंग के जैसे। ये है अनस्टेबल न्यूक्लियर, इनमें डीके होता है, ये टूट जाते हैं, डीके हो जाता है, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग नए नए न्यूक्लियर में। ये बिल्कुल इस हट के जैसा है, इस झोपड़ी के जैसा है। ये अनस्टेबल है क्योंकि टूट जाते हैं। समझे या नहीं समझे भाई? तो लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, और इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए इस बिल्डिंग और इस हट का एग्जाम्पल आप याद रखो, तो ये क्वेश्चन को आप यूँ कर लोगे और कंसेप्ट को यूँ समझ लोगे। समझे या नहीं समझे? लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे का पार्ट जो आपका है वो है आपका n/z का रेशो। n/z का रेशो क्या होता है उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। n/z रेशो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो है। दिखने में ऐसा लगता है यार ये क्या चीज़ है, n/z रेशो, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन सुनो भाई, n/z रेशो को देखकर आप बता सकते हो कि आपका जो न्यूक्लियाइड है वो स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि अभी मैंने आपको स्टेबल और अनस्टेबल समझाया,
लेकिन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा, भाई मुझे कैसे पता चलेगा स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये डेफिनेशन तो सुनने में बड़ी अच्छी लगी, बिल्कुल स्टोरी जैसी थी, बिल्कुल कहानी जैसी थी, सुनने में बड़ा मज़ा आया। लेकिन मेरे पास जो आके है, मैं तो उससे एटम को देख ही नहीं सकता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई वो एटम टूट रहा है या वो एटम नहीं टूट रहा है, येस और नो। आई होप कि एवरीबडी इज़ एग्री विद दिस पॉइंट। आज सारे के सारे एग्री कर रहे हैं बिल्कुल इस पॉइंट से कि अगर आपको एटम ही नहीं दिखता भाई, तो पता कैसे चलेगा कि एटम टूटा है या नहीं टूटा है, एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है, हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई ये चीज़ आपको बताएंगी आपका n/z रेशो, इसलिए बड़े ध्यान के साथ देखना n/z रेशो को। भले हम एटम को नहीं देख सकते, भले हम ये भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, लेकिन आप ये ज़रूर देख सकते हो कि n/z का वैल्यू कैसा है। अगर वो वैल्यू देख लिया ना, तो भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से n/z रेशो को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई आपका n/z रेशो। ये n/z रेशो क्या होता है, ठीक है, n/z, ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और z का मतलब होता है प्रोटॉन्स। तो आप n/z रेशो को ऐसा भी बोल सकते हो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। आप इसी को क्या बोल सकते हो भाई, आप इसी को बोल सकते हो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। तो बस अभी आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि n/z रेशो, ठीक है, n का मतलब होता है न्यूट्रॉन और z का मतलब होता है प्रोटॉन। तो आप इसी चीज़ को न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो भी बोल सकते हो, आप इसी चीज़ को n/z रेशो भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि जो ये आपका n/z है, इसके टोटल दो टाइप्स होते हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला टाइप आपका होता है n/z इक्वल्स टू 1 और एक रहता है भाई आपका n/z ग्रेटर देन 1। ये दो टाइप के आपके रेशो ऑब्जर्व होते हैं। मतलब n/z रेशो जो है वो आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि ये चीज़ स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन उसमें भी दो टाइप है, एक होता है n/z इक्वल्स टू 1 और एक होता है n/z ग्रेटर देन 1। अब अगर आप बुक में पढ़ने जाएंगे तो बुक में तो भाई एक पेज इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एक पेज पढ़ने के लिए ना आपके पास टाइम है और मेरे पास है भाई, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब सेकंड थिंग ये है, अगर ये एक पेज पढ़ भी लिया तो आपको अगर वो पॉइंट्स ही नहीं समझे तो क्या मतलब उस पढ़ने का। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक्सेसिव लंबा लंबा पढ़ने में, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। मैं आपको वो सारे के सारे हाइलाइट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको डिस्कस करवा दूँगी, तो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन में जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से नोट्स बनाओ भाई, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है नोट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है आपका n/z इक्वल्स टू 1। अगर n/z इक्वल्स टू 1 है ना भाई, तो n/z इक्वल्स टू 1 को ही आप पता है कैसा लिख सकते, आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो n इक्वल्स टू z। उसका रीज़न ये है कि n/z इक्वल्स टू 1 है, जब ये z इधर जाएगा, जब ये z इधर जाएगा तो ये n इक्वल्स टू z बन जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई। और n/z ग्रेटर देन 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो n इज़ ग्रेटर देन z। देखो भाई ज़रा ध्यान देना, जब ये z इधर जाएगा तो n इक्वल्स टू z हो गया, जब ये z ऊपर जाएगा तो z इंटू 1 z ही होता है, मतलब n इज़ ग्रेटर देन z, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए तो आप बोलेंगे कि जो भी आपका न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई इज़ लाइटर देन कैल्शियम 2040। और यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूक्लियाई इज़ हैवियर देन कैल्शियम 2040, ठीक है। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आप क्लैरिफाई करते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी बोलते हो कि फाइनली जो आपका न्यूक्लियाई वो कैसा है, वो है आपका लाइटर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियाई वो कैसा है, वो है आपका स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स डिराइव किए। पॉइंट्स ये डिराइव किए भाई कि अगर आपके n/z का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, मतलब ही n इक्वल्स टू z है, मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो लाइटर देन कैल्शियम है। इसी का मतलब वो जो न्यूक्लियाई है वो लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी n/z का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब ये आपका n का वैल्यू ग्रेटर देन z हो जाए, तो आप बोलेंगे कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो कैल्शियम से बड़ा है, कैल्शियम से हैवी है।
अगर n और z इक्वल है तो वो कैल्शियम से छोटा है, अगर n जो है वो z से बड़ा है तो वो कैल्शियम से बड़ा है। न्यूक्लिया इज़ हैवियर देन कैल्शियम। सीधी सीधी बात है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ये पॉइंट को जस्ट भाई रट्टा मानना है, रट्टाफिकेशन वाले पॉइंट है ये। अब सेकंड थिंग ये है कि ऐसे न्यूक्लियाई को आप क्या बोलते हो? स्टेबल न्यूक्लिया। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए बढ़ते आगे की तरफ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है भाई, एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आप लोगों ने लिया है n को, मतलब ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आपने यहाँ पे लिया है, ये है भाई आपकी y एक्सिस, और यहाँ पे आपने लिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और ये है आपकी x एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको एक ऐसी कर्व्ड लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए जो भी आपका n है वो z के बराबर है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के केस में ये वाला केस अप्लीकेबल है, n इज इक्वल टू z, मतलब ही n बाई z इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू z। ये वाला केस कहाँ पे आता है? ये वाला केस आपके स्ट्रेट लाइन पे आता है। ठीक है भाई, ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन, इस पे आपका n जो होता है वो इक्वल टू z होता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी आपके लाइटर न्यूक्लियाई है जिनके लिए n इज इक्वल टू z है, वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। समझे या नहीं समझे भाई? फिर आगे बढ़ना है मुझे। आगे का पार्ट ये कहता है कि जो भी ये वाला पोर्शन है मेरा, जो भी ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए पता है क्या होता है? n बाई z जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इस पोर्शन के लिए n बाई z ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है भाई, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस पोर्शन के अंदर में मेरे स्टेबल न्यूक्लियाई आते हैं। तो अभी तक फिलहाल मुझे इतने पॉइंट देखने को मिले कि जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे n इज इक्वल टू z होता है। मतलब ही हम ये कह सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि n बाई z अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो n बाई z ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट आपके ये वाले पोर्शन में आता है। मतलब ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाले पोर्शन में आपके स्टेबल न्यूक्लियाई आते हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम ये किसका शेप है? बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्नेक है। अर्थवर्म में कैसा आपने ड्रॉ किया है शेप? बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं रहा है, कैसा शेप है, अजीब सा। शेपलेस है भाई, ये शेपलेस। मतलब ये ना अर्थवर्म जैसा दिख रहा है, ना स्नेक जैसा दिख रहा है, ना कोई एनिमल जैसा दिख रहा है, ना डायनासोर जैसा दिख रहा है तो है क्या? तो सुनो भाई, इसी को बोलते हैं आप लोग बेल्ट, इसी को बोलते हो आप लोग जोन, या इसी को कहते हो आप लोग स्टेबिलिटी जोन। समझे या नहीं समझे? तो अभी तक आपको जितना भी मैंने बताया है उसमें आपको ये पार्ट ध्यान में रखना है कि जो भी ये वाला पोर्शन है ये एक बेल्ट के फॉर्म में है ना, ये एक जोन के फॉर्म में है। इसी को आप स्टेबिलिटी जोन भी बोलते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आपके कौन से न्यूक्लियाई आते? स्टेबल न्यूक्लियाई। याद रखना भाई कि n इक्वल्स टू z में आपके लाइटर न्यूक्लियाई आते और स्टेबिलिटी जोन में आपके स्टेबल न्यूक्लियाई आते, स्टेबल न्यूक्लियाई। इसीलिए उस जोन का नाम भी क्या है? स्टेबिलिटी जोन। इस जोन पे लाइटर न्यूक्लियाई n इज इक्वल टू z। ऊपर वाले पार्ट में जिसको बेल्ट के फॉर्म में देख रहे हो, जोन के फॉर्म में देख रहे हो, वहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियाई आते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका n बाई z ग्रेटर देन 1 होता है। इसीलिए उस जोन का नाम भी क्या है? स्टेबिलिटी जोन। समझे या नहीं समझे भाई? तो लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, चलो मैम ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से मुझे समझ में आ गया कि स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है। मुझे ये भी पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया कि स्टेबिलिटी जोन किसको बोलते हैं और अनस्टेबिलिटी जोन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पे क्या आता है, ये सब मुझे समझ में आ गया। बेल्ट किसको बोलते हैं, जोन किसको बोलते हैं, आपको भी सब समझ गया है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम अगर सच में अगर अभी भी मुझे कोई एटम दे दिया जाए तब भी मैं ये स्टेबिलिटी जोन से थोड़ी बताऊँगा भाई कि ये स्टेबिलिटी जोन पे आते हैं। अगर मैंने आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, रैंडमली बोला कि चलो भाई बता दो कि ये स्टेबल है या नहीं है, तब भी आप क्या अभी भी इस आंसर को कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको एक कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए या कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए जिसके बेसिस पे आप एटलीस्ट बता पाओ। सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, लेटस से मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कोई नंबर है 8 और लेटस से यहाँ पे कोई नंबर है 100
और मैं आपको यहाँ पे पूछ रही हूँ कि बताओ भाई जल्दी से कि आप यहाँ पे बता सकते हो या नहीं बता सकते हो ये स्टेबल है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, और अबेंडेंट है या नहीं। अबेंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है या नहीं है। तो क्या आप इस चीज़ को देख के अभी बता सकते हो? नहीं। भले आपको स्टेबिलिटी नॉलेज, स्टेबिलिटी जोन का बहुत बढ़िया सा नॉलेज है, भले आपको स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते पता है भाई, पता है, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। बट क्या आपको अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया तो आप बता सकते कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है इस स्टेज पे? नहीं। क्या आप बता सकते ये अबंडेंट है या नहीं है इस स्टेज पे? नहीं। क्योंकि भाई आप लोग बोलेंगे भाई मुझे कैसे पता, दुनिया इतनी बड़ी है, मैं अपने होम प्लेस का थोड़ी बताऊंगा कि यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कोई भी आप मतलब आप बता नहीं सकते ना। सपोज चलो आपने महाराष्ट्र का बता दिया, बट फिर इंडिया में भी तो बहुत अलग अलग जगह है भाई, फिर यूएस भी तो है, चाइना भी तो है, जापान भी तो है, कितने सारी जगह है। फिर आप कैसे बताएंगे कि अबंडेंट है या नहीं है? तो आपको कुछ ना कुछ नंबर चाहिए या कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए या कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या एक्चुअली वो चीज़ है, क्या एक्चुअली वो मैजिक है जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि क्या ये चीज़ स्टेबल है या नहीं है, और क्या वो मैजिक है जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि क्या ये चीज़ अबंडेंट है या नहीं है पूरे के पूरे यूनिवर्स में। चलिए देखते हैं उस मैजिक वाली थिंग को। तो भाई नेक्स्ट पार्ट है आपका मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, देखो भाई नंबर का नाम ही है मैजिक नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो कुछ ना कुछ मैजिक करने वाले हैं, जिसमें कुछ ना कुछ घोल है, और वो फिर आपको बताने वाले हैं कि ये चीज़ स्टेबल है या अनस्टेबल है, अबंडेंट है या अबंडेंट नहीं है। इसीलिए उस नंबर का नाम क्या है? मैजिक नंबर, क्योंकि कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है भाई। फिर दुनिया में आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैजिक नंबर क्या होते हैं। तो भाई मैजिक नंबर होते हैं आपके 2, बहुत काम की चीज़ है, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये होते हैं आपके मैजिक नंबर 2। देखो याद रखने का तरीका देखो कैसा है, मेरे पास में इसको याद रखने का तरीका भी है। पहले आप लिखो 2, फिर आप लिखो 8, फिर आप लिखो 20, ठीक है भाई। अब आपको याद रखना है 2, 8, 20 लिख दिया ना, और 2 और 8 से 28 बनता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर है 50, फिर है 82, फिर है 126। देखो कैसे याद रखेंगे, पहले आपको 2 याद रख लो, पहले 2 याद रखो, फिर आप 8 याद रखो, फिर आप 20 याद रखो। 2 और 8 से क्या बनता है? 28, तो 28 याद रखो। फिर आप 50 याद करो, 28 का उल्टा ही क्या होता है? 82 होता है, और फिर आप 126 याद रखो। समझ गए ना भाई कैसे? मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है। देखो मैंने बिना देखे आपको नंबर बताए, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने रट्टा नहीं मारा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। पहले 2 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 20 लिखो। 2 और 8 से क्या बनता है? 28, फिर 50 लिख दो। 50 मतलब हाफ सेंचुरी भाई। देखो 2 लिखा, 8 लिखा, 20 लिखा, 50 तो हाफ सेंचुरी, हर किसी को पता है हाफ सेंचुरी। समझ गए ना भाई? 2 और 8 से क्या बनता है? 28, फिर 50 लिखा, हाफ सेंचुरी। 28 का उल्टा क्या होता है? 28 को घुमा दो, 28 का उल्टा क्या होता है? 82। 28 का उल्टा क्या होता है? 82, घुमा दो ना, और 126। तो 2, 8, 20, 28। उसके बाद में क्या आएगा भाई? फिर 50, 82, 126। समझे या नहीं समझे? तो ये होते हैं आपके मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर तो आपको याद हो गया, अब हम लोग समझते हैं आगे का पार्ट कि मैजिक नंबर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। भाई मैजिक नंबर का इशू ये है कि मैजिक नंबर्स जो होते हैं, अगर आपके इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाए या आपके इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाए, ठीक है, देन न्यूक्लियाई जो है आपका, न्यूक्लियाई इज स्टेबल, न्यूक्लियाई आपका स्टेबल भी रहेगा, और न्यूक्लियाई जो है भाई वो आपका अबंडेंट भी रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 चीज़ ये ऑब्जर्व की कि अगर इन नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको दिख जाए, चाहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, चाहे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर दिख जाए तो वो कैसा रहेगा? वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। स्टेबल के साथ साथ वो अबंडेंट भी रहेगा। अब भाई मैंने आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया ना, तो आप यू कर डालेंगे यू, क्योंकि मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया, कुछ मैजिक बताया है नंबर्स का, इसीलिए नंबर्स का नाम भी क्या है? मैजिक नंबर। चलिए देखते हैं बढ़िया से एग्जाम्पल को। चलिए भाई अब देख रहे हैं हम लोग बढ़िया से एग्जाम्पल। PB 82 है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 208। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि बताओ भाई ये वाली चीज़ स्टेबल है या नहीं है, और यहाँ पे आपको ये भी पूछ रखा है कि बताओ भाई ये वाली चीज़ अबंडेंट है या नहीं है।
तो आपको दोनों चीज़ जज करके बताना है। कुछ समय पहले आप इसको देख के नहीं बता पा रहे थे कि ये स्टेबल है या नहीं है, अबंडेंट है या नहीं है, बट अब आप इस स्टेज पे हो कि क्योंकि आपके पास में है मैजिक वाले नंबर्स, किसी को बताना मत, आपके पास में है मैजिक वाले नंबर्स, और मैजिक वाले नंबर्स की हेल्प से आप लोग यूँ बता सकते हैं स्टेबल है या नहीं है। चलिए भाई देखते हैं अब क्या करेंगे। देखो इधर भाई, देखो जल्दी से भाई, देखो नीचे वाला नंबर हमेशा Z होता है, लास्ट वाले क्लास में ही बताया था। ऊपर वाला नंबर हमेशा क्या होता है, A होता है। सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब ही क्या होता है, Z का वैल्यू कितना है, 82। ठीक है भाई, ज़रा चेक करो 82 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे भाई हाँ, 82 नंबर आ गया, 82 नंबर आ गया। और किसको चेक करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस जेड। लास्ट वाले क्लास में बताया था। जिसको a माइनस जेड नहीं आता बस वो इतना याद रखो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। समझे या नहीं समझे? तो भाई देखो, भाई देखो, ऊपर में कौन सा वैल्यू है 208, नीचे में कौन सा वैल्यू है 82, इसका वैल्यू आता है 126। ज़रा चेक करो भाई 126 नंबर है या नहीं। हाँ, 126 नंबर भी है। मतलब आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा भाई, आपने ये देखा भाई कि जो भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 82 है, वो भी एक मैजिक नंबर है, और जो भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी 126 है, वो भी मैजिक नंबर है। प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है, न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है। मतलब ही आपका ये वाला जो न्यूक्लियाई है ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा आपको दुनिया में मिलेगा। समझे या नहीं समझे? क्योंकि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक मैजिक नंबर है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक मैजिक नंबर है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आगे का पार्ट है न्यूक्लियर का एग्जिस्टेंस। दिमाग में क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस सच में एग्जिस्ट करता है या हाइपोथेटिकल है? बड़े दिमाग में कॉम्प्लेक्सेशंस चलते रहते हैं भाई, आपके भी दिमाग में चलते होंगे और मेरे भी दिमाग में चलते हैं कि न्यूक्लियस सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो क्या प्रूफ है कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, वैसे तो बहुत सारे थेरीज थी, रुदरफोर्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी थी, लेकिन अभी हम लोग न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के ऊपर शक कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चलिए देखते हैं न्यूक्लियस एग्जिस्टेंस के ऊपर की कहानी, रिलेटेड टू कहानी। चलिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने भाई यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये है आपका एटम, बहुत बढ़िया तरीके से सर्कल ड्रॉ हो गया है ना। ये है आपका न्यूक्लियस, सेंटर पे आपका क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। अब आपने यहाँ पे ये देखा भाई कि न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज़ें होती है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर में होता है न्यूट्रॉन। अभी फ़िलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ नहीं कर रहे, अभी फ़िलहाल हम लोग शेल को ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम लोग जो शक कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर के एग्जिस्टेंस के ऊपर में, कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन से फ़िलहाल कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज़ें होती है भाई, सबको पता है, आपको भी पता है, स्टार्टिंग वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलो इधर आ जाओ भाई। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना भाई कि न्यूक्लियस की अगर मैं बात करती हूँ तो न्यूक्लियस तो इतना सा है, इसके अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी है, क्योंकि न्यूक्लियस है भाई वो। अब क्या होगा, आप पता है यहाँ पे क्या देखने वाले हो, आपने यहाँ पे ये जाना भाई कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब 10⁻⁻15 मीटर मतलब पता है कितना वैल्यू होता है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना मीटर, इतना छोटा सा मीटर होता है दो प्रोटॉन के बीच में। 10⁻⁻5 मीटर मतलब पता है भाई आपको, इतने सारे ज़ीरो आएंगे तब जाके वो मीटर आएगा। मतलब सोचो इनके बीच में कितना कम डिस्टेंस है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है ये तो बहुत खतरनाक वाला रिपल्शन शो करते होंगे,
है कि नहीं भाई? दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, जब न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन के बीच में 10⁻⁻15 वाला मीटर डिस्टेंस है, इसका मतलब ही इतने सारे 0 मीटर वाला डिस्टेंस, इतना छोटा है वो, इतना छोटा सा डिस्टेंस है इनके बीच में, तो रिपल्शन तो बहुत ज़्यादा होता होगा, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ रिपेल करते होंगे, क्योंकि कितना छोटा डिस्टेंस है, बहुत नज़दीक है, बहुत रिपेल करते होंगे। अब अगर इतना ज़्यादा प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन है भाई, तो न्यूक्लियस तो उस हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें तो आप न्यूक्लियस को भी पढ़ रहे हो। मतलब कहना मुझे ये है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और रिपल्शन बहुत खतरनाक वाला होता होगा प्रोटॉन और प्रोटॉन का, न्यूक्लियस उस हिसाब से एग्जिस्ट करना तो नहीं चाहिए था। लेकिन पता है आपने क्या जाना कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है भाई। दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में का डिस्टेंस इतना छोटा है, जब इतना खतरनाक रिपल्शन होता है, तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है तो कैसे करता है? तो चलिए देखते हैं भाई कि न्यूक्लियस एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि अट्रैक्शंस होते हैं भाई, अट्रैक्शंस, ये वाले अट्रैक्शंस है ना, अपने लेवल पे मत देखना, ये एटॉमिक लेवल पे अट्रैक्शंस को हम लोग देख रहे हैं। अट्रैक्शन में टोटल 3 टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं भाई। एक होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, एक होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, और एक होता है प्रोटॉन प्रोटॉन का। इस टाइप से 3 टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं। ये जो 3 अट्रैक्शंस है, ड्यू टू दिस अट्रैक्शंस, ये जो अट्रैक्शंस है ना भाई, न्यूक्लियस एग्जिस्ट। मतलब इतना छोटा डिस्टेंस होने के बाद में, यहाँ पे रिपल्शन होने के बाद में भी न्यूक्लियस स्टेबल है, भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में टोटल 3 टाइप के अट्रैक्शंस है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का अट्रैक्शन, न्यूट्रॉन का खुद के साथ अट्रैक्शन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। सेकेंड है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ, और थर्ड है प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ। ऐसे टोटल 3 टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं जिनके वजह से न्यूक्लियस आपका स्टेबल होता है, न्यूक्लियस आपका एग्जिस्ट करता है किसी भी एटम के अंदर में। समझे या नहीं समझे भाई? तो लो भाई, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ते हैं हम लोग आगे का पार्ट। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोटेंशियल को, कि न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या होता है। तो न्यूक्लियर पोटेंशियल का मतलब होता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एन मतलब ये न्यूट्रॉन एंड Pn मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, विच आर ऑलमोस्ट इक्वल, is called as न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो बस भाई, आपको पहले इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ इन ए न्यूक्लियस, जो भी आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इनसाइड द न्यूक्लियस, वो होता है भाई आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल। ठीक है भाई? तो न्यूक्लियर पोटेंशियल का मतलब याद रखना है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो जो भी आपके अट्रैक्टिव फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, वो होता है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल। ये सारे के सारे फोर्सेज आपके ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों न्यूक्लियर पोटेंशियल को पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होता है, सबसे काम का पॉइंट, न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होता है, यहाँ से आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होता है भाई, वो रिस्पॉन्सिबल होता है भाई फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कोई भी न्यूक्लियर स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, ये आपका एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है इंटरनली न्यूक्लियस के अंदर में, वो होता है न्यूक्लियर पोटेंशियल। अगर न्यूक्लियर पोटेंशियल का वैल्यू है बहुत ज़्यादा, तो न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है।
अगर न्यूक्लियर पोटेंशियल का वैल्यू है कम तो आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी कैसा रहता है, कम। मतलब ये न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होता है, न्यूक्लियर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है, मतलब ये जो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में, कि न्यूक्लियर स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। समझे या नहीं समझे भाई? तो बस यही वाला आपका पार्ट था, जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक कोई एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि KVPY वगैरह या MST CT वगैरह, तो इस पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने ये चैप्टर के मेरे सारे पार्ट्स देख लिए तो आप वो एंट्रेंसेस के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस पूछते नहीं। ये रट्टाफिकेशन वाला पार्ट होता है, कंसेप्ट को समझना होता है। टेंशन मत लो, कंसेप्ट मैं सारे के सारे आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा के दे रही हूँ। चलिए भाई, देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, चलिए एक बार लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर in a nucleus of an atom is called as binding energy। चलिए भाई, समझते हैं ज़रा, इधर देखना। अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है भाई, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आएगा। अब ज़रा ध्यान देना भाई, बाइंडिंग एनर्जी को अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि बाइंडिंग का स्पेलिंग B से स्टार्ट होता है और एनर्जी का स्पेलिंग E से स्टार्ट होता है, तो आप इसको BE से भी बोल सकते हैं। अगर मैंने आपको बोला बताओ भाई BE क्या है, तो आप वो हनी बी वाला बी मत बताना मुझे। BE पूछा है, BE, तो BE क्या होता है, हनी बी वाला बी मत बताना भाई, नहीं तो मैं अपना सर पटकूंगी। दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, या तो फिर आप उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो। अब देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। अब बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए ना भाई एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सपोज आप देखते हो कि आपके एक बड़ी सी फैमिली है, सभी के घर में अपनी अपनी एक फैमिली है, सभी के घर में फैमिली में होते हैं पप्पा होते हैं भाई, मम्मी होती है, ठीक है भाई, बहन भाई होते हैं, मतलब ये आप ये लिख सकते हो कि सिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और आपको ब्रदर भी होते हैं। मम्मी पापा बहन भाई, इससे आपकी फैमिली होती है। लेकिन आपने कभी देखा है कि ये जो फैमिली होती है, ये फैमिली में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन फैमिली को एक साथ रखना, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। पप्पा का नेचर अलग होता है थोड़ा, मम्मी का नेचर थोड़ा अलग होता है, बहन भाई का नेचर थोड़ा अलग होता है, और आपका नेचर थोड़ा अलग होता है। तो हर किसी का नेचर फैमिली में अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे रहते हैं। आपने देखा होगा भाई, आपका भाई या आपकी बहन आपसे बिल्कुल अलग होगी, कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी सेम भी होते हैं। कभी कभी आप देखोगे पप्पा का नेचर थोड़ा अलग होता है, कभी कभी आप देखोगे मम्मी खूब चिल्लाने वाली रहती है, अरे बेटा क्या कर रहा है, चल इधर आ, उधर मत जा, इधर मत जा। हर किसी का नेचर अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप क्या देखते हो, फिर भी आप सब एक साथ में रहते हो भाई। भली नेचर अलग अलग है, भली कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी मम्मी को जवाब देते हो, अरे मम्मी मुझे परेशान मत कर, अरे पापा मुझे परेशान मत करो, ऐसा कभी कभी होता होगा। भले नेचर अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप सब साथ में रहते हो। ये जो साथ में रहना है, इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है भाई, समझ गए ना। बिल्कुल उसी तरीके से अपने एटम का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। सपोज ये है मेरा न्यूक्लियस, सपोज ये है भाई न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, एक होता है भाई आपका प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही आप लोग टुगेदर न्यूक्लियॉन भी बोलते हो, जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको बताया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिल जाते हैं तो उसी को आप टुगेदर न्यूक्लियॉन भी बोल सकते हैं। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे आपके न्यूक्लियॉन हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। अब इतने सारे न्यूक्लियॉन को एक साथ बाइंड करके रखना, इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी है भाई, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जैसे आपके घर में पूरी की पूरी फैमिली होती है, मम्मी पापा बहन भाई जो भी होंगे भाई, सब कुछ, भले ही सबके नेचर अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप सब एक घर में रहते हो। यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व है।
सारा का सारा आपका परिवार, आपकी फैमिली एक साथ रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से भाई न्यूक्लियस की फैमिली होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब ही टोटल न्यूक्लियॉन होता है। न्यूक्लियॉन को इतने सारे न्यूक्लियॉन को एक साथ रखना, एक घर में रखना, एक न्यूक्लियस के अंदर रखना, यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व है। तो एक ऐसी एनर्जी, ठीक है भाई, जो होल्ड करती है न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर, जो न्यूक्लियस को बाइंड करती है। एक ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करती है, जो इतने सारे न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पे होल्ड करती है। ऐसी एनर्जी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियॉन्स को होल्ड कर रहे हो, न्यूक्लियस बाइंड हो रहा है, इसीलिए एनर्जी का नाम भी क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। समझे या नहीं समझे भाई? तो लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देख लिया। अब देखते हैं मास डिफेक्ट को। अब लेंगे हम लोग एंट्री अपने मास डिफेक्ट के अंदर में। चलिए देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। क्या होता है भाई ये मास डिफेक्ट? चलिए देखते हैं इस पार्ट को। मास डिफेक्ट, एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। द एनर्जी रिलीज in the form of mass loss during the formation of nucleus is called as mass defect. यहाँ पे आपको वो ये बोल रहा है कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होते रहता है तो बहुत सारे मास का लॉस होता है ना। जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है भाई, जब आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ना, तो जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होते रहता है उस वक्त आपका जो मास है वो लॉस होता है। लॉस मतलब मास जो है उसमें डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट। इसीलिए आप क्या लिखते हो? मास को आप m से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन डिफेक्ट को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। तो भाई आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी आपका न्यूक्लियस फॉर्म होते रहता है, जब भी आपका फॉर्मेशन होता है भाई न्यूक्लियस का, तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ मास का लॉस होता है। ठीक है भाई, और इसी मास के लॉस को आप मास का डिफेक्ट भी बोलते हो। मास को आप m से रिप्रेजेंट करते हो और डिफेक्ट को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ये हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मास डिफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? डेल्टा m। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो डेल्टा m है इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है भाई कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। जैसे भाई देखो, कभी कभी क्या होता है ना, आप दुकान से कुछ सामान लेके आते हो। लेटस से आपने दुकान से कुछ सामान लेके आए, चलो लेटस से आप दुकान से चावल लेके आए खरीद के, ठीक है। अब चावल लेके आए तो चावल के पैकेट पे चलो कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा होगा कि चावल के पैकेट पे ये चावल 10 किलो है, 10 केजी है। जब आप घर में आके ऑब्जर्व करते हो तो कभी कभी पता चलता है भाई ये चावल 9.5 केजी है। मतलब कुछ चावल का जो घाटा किया है उस शॉपकीपर ने, कुछ चावल का उस शॉपकीपर ने लॉस किया है। कभी कभी आप देखते हो शक्कर लेने, कभी कभी आप चलो लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, सब्जी वाले कभी कभी क्या करते हैं, आपको बोलते कि मैंने 2 किलो दिया और कभी कभी वो 1.5 किलो ही होती है। तो वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ घापला हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है, भले आपको शॉपकीपर बोल रहा है भाई कि 10 किलो चावल है, लेके जा भाई 10 किलो है, मैं बोलता हूँ 10 किलो है। जब आप घर में गए और क्या चेक किया, अरे भाई ये चावल तो 10 किलो थे ही नहीं, ये चावल 9 किलो निकले, 9.5 किलो निकले। मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ भाई, कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ। अब क्या करे भाई, फंस गए। मतलब ही कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ ना, तो मास का लॉस हुआ है, लॉस। मतलब ही आप इसको सारे के सारे क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। समझे या नहीं समझे भाई? तो वही वाली चीज़ है कैलकुलेटेड मास। मतलब आपको दुकानदार ने क्या बताया कि अरे भाई मेरे चावल 10 किलो है, और ऑब्जर्व मास मतलब वो मास जब आप घर पे आए और देखा तो पता चला भाई ये ऑब्जर्व मास तो कम है,
मतलब कुछ ना कुछ मास का क्या हुआ, लॉस हुआ, कुछ ना कुछ मास का क्या हुआ, गड़बड़ी हुआ। मतलब ही उसी पॉइंट को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व मास। क्लियर हो गया भाई। अब बढ़ते आगे की पॉइंट की तरफ। आगे का पॉइंट आपका ये है कि आपका जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है किसके बीच में रिलेशन भाई, अरे यहाँ पे रिलेशन देखना है, ठीक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता होगा। रिलेशन ये होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ही आपकी एनर्जी होती है, इसी का मतलब होता है, ज़रा देखना इधर कैसे रिलेशन आया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। रिलेशन देखना भाई कैसे आया। अगर मैं बात करती हूँ आइंस्टाइन की, तो आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने आपको ये बताया कि जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है mc², ठीक है। अगर मैं एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मास को मास डिफेक्ट से कर देंगे, डेल्टा एम इंटू c²। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिली कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ही होता है डेल्टा एम इंटू 931.1, एक सेकेंड, इसका वैल्यू होता है 931.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पे आपको याद रखना है कि MeV का मतलब ही होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हाँ भाई, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी का मतलब mc² है। ये आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने बताया, हमने उसी का यूज़ किया। एनर्जी के जगह पे बाइंडिंग एनर्जी रखा और m के जगह पे डेल्टा m रखा, c² को एज इट इज़ रखा। और आपने फिर ये देखा कि जब आपने पूरी तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपको एनर्जी मिलती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये आपको लग रहा होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप तो भाई कैपिटल M को मेगा समझते हो, बट याद रखना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, मिलियन। और ये वैल्यू कितना है, 931.4। समझे या नहीं समझे भाई। तो ये होता है आपका मास लॉस। समझ गए ना, दुकान से सामान लाया, घर में पता चला वो तो कम निकला और दुकानदार ने आपको उल्लू बना दिया, वो भी तो मास डिफेक्ट ही है। उसको बोलने का भाई तू मेरे साथ मास डिफेक्ट कर रहा है भाई। जब भी अगले बार चावल लेने के लिए जाएंगे ना या कोई भी सब्जी लेने के लिए जाएंगे, उसको बोल देना भाई तू मेरे साथ मास डिफेक्ट कर रहा है। वो सोचेगा ये क्या बोल रहा है, मास डिफेक्ट कर रहा है, मास डिफेक्ट, क्योंकि मास का कुछ ना कुछ घापला हो रहा है भाई। समझ गए, समझे या नहीं समझे, लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी को देखा, अभी हम लोगों ने मास डिफेक्ट को देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि शॉपकीपर आपको किस तरीके से उल्लू पटाता है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं भाई अभी हम लोग कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। चलिए देखते हैं भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को एकदम फटाफट से कड़क फॉर्म में। चलिए देखते हैं, चलिए भाई देखते हैं फिर जल्दी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को। भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। अगर मुझे निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को BE से रिप्रेजेंट करते हैं, बट गलती से भी उसको हनी भी मत समझना भाई। बाइंडिंग एनर्जी को BE से रिप्रेजेंट करते हैं। पर मतलब ये वाला सिंबल और न्यूक्लियॉन मतलब A होता है। समझे या नहीं समझे भाई। तो आप ये लिख सकते हो इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। समझे या नहीं समझे भाई, इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। चलिए एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेशो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी, द रेशो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या तो आप लिख सकते हो टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स is called as binding energy, is called as binding energy per nucleon, जिसी को आप BE/A से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी इस टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का जो रेशो होता है उसी को आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ना है इस चीज़ की तरफ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में टोटल आपको 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं भाई। पहला होता है आपका A जो होता है वो होता है लेस देन 30, फिर आपका जो A होता है वो होता है 30 और 90 के बीच में, और फिर आपका जो A होता है भाई वो होता है ग्रेटर देन 90।
तो इस टाइप से आपको टोटल 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। चलिए भाई देखते हैं इस टाइप के क्लासिफिकेशन को एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि अगर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 30 से कम है, ए का मतलब क्या होता है भाई, याद रखना कि ए का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो 30 से लेस है तो आप बोलेंगे कि ये न्यूक्लियाई कैसा है, लाइटर न्यूक्लियाई। कैसा है न्यूक्लियाई भाई, ये लाइटर न्यूक्लियाई। अगर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 30 से नीचे है, 30 से लेस है, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा लाइटर न्यूक्लियाई है। ठीक है भाई, इसी को आप लाइटर मास न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, इसी को आप लाइटर मास न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये वाली चीज़ आती है तो आप इसको बोलेंगे मीडियम मास न्यूक्लियाई, मीडियम मास न्यूक्लियाई। अगर एक है लाइटर, एक है मीडियम, जो बीच में आता है वो तो मीडियम ही रहता है भाई, तो एक क्या रहेगा, हैवियर। क्या रहेगा, हैवियर। लाइटर, मीडियम, हैवियर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैवियर मास न्यूक्लियाई, हैवियर मास न्यूक्लियाई। ठीक है भाई, फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपके लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो होते हैं मोर स्टेबल। लाइटर न्यूक्लियाई मोर स्टेबल होते हैं, मीडियम मास न्यूक्लियाई आपके मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। और हैवियर मास न्यूक्लियाई जो होते हैं भाई, ये आपके रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब ही होता है अल्फ़ा एमिटर्स। समझे या नहीं समझे भाई, चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बताया बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसको आप BE/A से भी रिप्रेजेंट करते हो। फिर मैंने आपको ए बताया कि ए का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फिर हम लोगों ने देखा टोटल 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस। पहला है कि ए का वैल्यू लेस देन 30 है, सेकंड है कि ए का वैल्यू 30 और 90 के बीच में है, और थर्ड है आपका ए का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है। अगर ए का वैल्यू लेस देन 30 है तो आप बोलेंगे कि वो न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लिया है। और लाइटर न्यूक्लिया जो होते हैं वो सिर्फ मोर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल नहीं है, मोर स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ मोर स्टेबल है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू, मतलब ये आपका ए का वैल्यू 30 और 90 के बीच में आता है, बीच बीच में, 30 और 90 के बीच बीच में, तो आप बोलेंगे कि वो है भाई आपका मीडियम मास न्यूक्लिया। दिखने में भी है भाई, बीच में वाला हमेशा मीडियम ही तो होता है। ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। और अगर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ग्रेटर देन 90, अगर आपके ए का वैल्यू है ग्रेटर देन 90, तो ये रहेगा हैवियर। एक है लाइटर, एक है मीडियम, तो तीसरा क्या रहेगा, हैवियर मास न्यूक्लिया। जो भी न्यूक्लिया बहुत ज़्यादा हैवी मास के होते हैं, जिनका मास बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। वो अलग अलग रेडिएशंस को एमिट करते हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, इसलिए आप इनको अल्फ़ा एमिटर्स भी बोलते हो। समझे या नहीं समझे भाई? सो आई होप कि आप सबको ये वाला क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ओके देन, टिल देन बाय, कीप वॉचिंग।